Hello students, good morning, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद दिस इज ज्योति एंड वेलकम ऑन फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज हम अपने 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के कुछ असर्शन रीजन करेंगे। सभी बच्चों को पता है अपना जो CBSE पैटर्न है उसमें MCQs आएंगे अब की बार, और उसके अंदर असर्शन रीजन भी होते हैं। आप लोगों को असर्शन रीज़न में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए मैं आपको ये कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पे करा रही हूँ। तो देखो, हम असर्शन रीज़न को अटैम्प्ट कैसे करेंगे। पहला काम है अटैम्प्ट कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास A ऑप्शन होगा, B ऑप्शन होगा, C ऑप्शन होगा और D ऑप्शन होगा। हमें क्या करना है कि जो हमारा ऑप्शन A है उसको रीड करो। बोथ A एंड B आर ट्रू। क्या होगा कि जो हमारा A है मतलब असर्शन भी ट्रू है और हमारा रीज़न भी ट्रू है। हमारे दोनों के दोनों क्या हैं, ट्रू हैं। अगर हमारा असर्शन भी ट्रू है और हमारा रीज़न भी ट्रू है तो हम ऑप्शन A को करेक्ट करेंगे, मतलब हमें ऑप्शन A पे क्लिक करना है। अगर हमारा B है जो ऑप्शन, उसमें भी क्या है, A भी ट्रू है और B भी ट्रू है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों के अंदर। जो हमारा A ऑप्शन है उसमें क्या है, जो हमारा रीज़न दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए A की, मतलब असर्शन की, तो हम A ऑप्शन को लगाएंगे। अगर वो करेक्ट वैसे तो अलग अलग तो दोनों ठीक हैं, असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, लेकिन A जो है, असर्शन जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन R नहीं है, तो हम लगाएंगे B ऑप्शन। ओके, अब हम देखेंगे कि C ऑप्शन कब लगेगा, जब हमारा A क्या हो, ट्रू हो, और B क्या हो, फॉल्स हो। B का मतलब क्या है, हमारा जो रीज़न है वो फॉल्स हो। तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, C ऑप्शन लगाएंगे। फिर हमारा है D ऑप्शन। D ऑप्शन क्या कहता है, अगर A गलत हो जाए और B हमारा क्या हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है, ये हमारा करने का तरीका था। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए कंडक्टिंग मीडियम इज placed between two charges, then electric force between them becomes 0। अगर हम कोई भी कंडक्टिंग मीडियम लेंगे, वो प्लेस किया जाए किसी दो चार्जेस के बीच में, अगर हम कोई कंडक्टिंग मीडियम ऐसे लगाएंगे दो चार्जेस के बीच में, देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दैम इज 0, ये बताया हुआ है। आप ये देखोगे कि जो हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, K इज इक्वल टू ई नोट डिवाइडेड बाय ई होता है। ई नोट की वैल्यू फोर्स बाय चार्ज होती है और F डिवाइडेड बाय चार्ज होती है। नोट है तो यहाँ पे नोट ले लिया वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए, और यहाँ पे ये हमने E है तो F बाय Q ले लिया। तो यहाँ से हमारा Q से अगर हम Q को कैंसिल कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, F नोट डिवाइडेड बाय F इज़ इक्वल टू K। मतलब जो हमारा रेशो बनेगा वो क्या बन जाएगा, K इज़ इक्वल टू F नोट डिवाइडेड बाय F। यहाँ से हम रिलेशन देखें तो जो हमारा आया है F इज़ इक्वल टू F नोट डिवाइडेड बाय K है। अगर हमने अभी हमने क्या निकाला था, K इज़ इक्वल टू F नोट डिवाइडेड बाय F निकाला था। F को इधर ले जाओ और K को इधर ले आओ, तो ये बन गया हमारा ऐसे। तो जो हमारा K है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। अगर हम देखें कि कंडक्टर जो है हमारा, उसके बीच में जो हमारे चार्ज लिए थे हमने दो इधर इधर, उनके बीच में अगर हमारा कंडक्टिंग है तो हमारा जो फोर्स होगा वो क्या बन जाएगा, एक, अगर उन दोनों के बीच में हम फोर्स की वैल्यू निकालें या फिर हम दोनों के बीच में K की वैल्यू निकालें। K क्या है हमारा, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, किसी भी कंडक्टिंग मीडियम अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो K की वैल्यू भी क्या होगी, इन्फिनिटी हो गई। और अगर हम यहाँ पे K की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ 0, मतलब हमारा फोर्स क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये बात बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि रिडक्शन इन द फोर्स ड्यू टू इंट्रोड्यूस
मटेरियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये अभी भी मैंने बताया कि क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। F इज़ इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई के आया था, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसी से हमने इसका रीज़न आंसर निकाला है। तो ये क्या हुआ, हमारा असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और जो हमारा आ है एज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट द आंसर विल बी इक्वल टू ए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 87। क्या है 87 क्वेश्चन? इन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, electric lines of force can never be closed loop, as a line can never start and end on the same charge। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो क्या कह रहा है, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एक वीडियो भी बना रखी है, उसमें बताया भी था जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। क्या क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलती हैं और नेगेटिव के ऊपर आके टर्मिनेट हो जाती हैं। तो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है, नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये भी बात ठीक है बिल्कुल इनकी। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये भी बात ठीक है कि ओरिजिनेटिंग होंगी और टर्मिनेट होंगी ऑन ए चार्ज। बताया था मैंने, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलती हैं और नेगेटिव पे आके रुक जाती हैं। तो यहाँ से हमारा ए भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, लेकिन ये आपस में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है, ये आपस में डिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। 87 जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस। क्या कह रहा है ये कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किसी अलग अलग चार्जेस की लोकेशन के ऊपर डिफ़ाइन नहीं होता है। मान लो यहाँ पर चार्ज है, एक यहाँ पर चार्ज है, तो यहाँ अलग अलग लोकेशन के ऊपर डिफ़ाइन नहीं होता है। देखो वो तो एक ऐसे लूप सी बना लेते हैं, लेकिन क्लोज नहीं बनाते, ओपन बनाते हैं। ये भी बात इनकी क्या हुई, ठीक हुई। और सेकंड बात क्या कह रहा है कि फॉर ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस। देखो मैंने ये सरफेस चार्ज, ये मैंने, अगर आप मेरी वीडियो को देखोगे जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कराया है, उसके अंदर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आप लोगों को वहाँ से ईजीली मिल जाएंगे। सरफेस जो चार्ज होता है, सरफेस के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे डिसकंटिन्यूअस होता है। यहाँ सरफेस के ऊपर यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, तो डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारा असर्शन भी ठीक है और हमारा रीज़न भी ठीक है, लेकिन हमारा जो असर्शन है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीज़न के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर बी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। जो हमारा चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। ये मैंने आपको पहले भी करा रखा है कि Q इज़ इक्वल टू क्या होता है, N ही होता है। और N यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इंटीजर होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आती है, Q की वैल्यू निकाल सकते हो। E क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है कूलम। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये बात ठीक है। सेकंड बात देखो, सेकंड में क्या कह रहा है हमारा कि जो चार्ज विच इज़ लेस देन 1 कूलम, 1 कूलम से कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। भाई अभी अभी हमने क्या किया कि हमने जो चार्ज की वैल्यू निकाली Q इज़ इक्वल टू NE से 1.6 × 10⁻⁻19 निकाला है, विच इज़ लेस देन 1।
ये 1 कूलम से कम है क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू है इसकी यहाँ पर। तो ये बात क्या हुई, गलत वैल्यू हुई। तो हमारा जो असर्शन है वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारी आर है वो क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ए है वो तो ठीक है और जो हमारा रीज़न है वो क्या है, गलत है। और जब असर्शन ठीक होता है और रीज़न गलत होता है तो उसको क्या बोलोगे, सी ऑप्शन। मतलब जो हमारा 89 है उसका आंसर होगा सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 90। वो क्या कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है out and entering a closed surface that is 8 into 10 raised to power 3 and 2 into 10 raised to power 3 volt meter respectively, the charged and closed by surface is this। हम यहाँ से निकाल के एक बार देख लेंगे। कैसे देखोगे निकाल के, जो हमारा Q होता है, फ्लक्स होता है, वो क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय फाई इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से Q निकालोगे, Q इज़ इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दोगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 और Q की वैल्यू 2 दी हुई है यहाँ पर। क्या क्या है, फ्लक्स जो फ्लक्स की वैल्यू φ1 और φ2, दो φ1 और φ2 दिए हुए हैं, तो φ2 माइनस φ1 हो जाएगा। क्या लिखोगे, 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। तो आप जब इसको सोल्व करोगे, इन दोनों को माइनस कर लेना, पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जो हमारी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या आएगी, Q इज़ इक्वल टू 0.053 माइक्रोकूलम, और यही दी हुई है, मतलब ये वाला ठीक है हमारा। सेकंड क्या है कि गॉस थ्योरम इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में बी अप्लाइड टू वेरीफाई। अभी हमने एक फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट ये लिखा है, और ये क्या है, हमारी गॉस थ्योरम ही है, मतलब दोनों के दोनों ठीक हैं। और जो क्या है हमारा असर्शन है, इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीज़न, रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा जो रीज़न है वो भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। 90 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा द टोटल फ्लक्स। जो टोटल फ्लक्स होता है थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0 इफ़ नो चार्ज इज एनक्लोज बाय द सरफेस। ये गॉस लॉ में आपने पढ़ा होगा कि क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0 इफ़ नो चार्ज इज एनक्लोज बाय द सरफेस। और सेकंड बात क्या थी कि जो हमारा फ्लक्स होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस, और सेकंड बात यही बोली हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन ये आपस में इसका आंसर नहीं है वो, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसी के लिए नहीं है, उसका रीज़न कोई और है, इसका रीज़न कोई और है। फ़र्क बस इतना है कि दोनों के दोनों आपस में ठीक हैं। तो हम इसके लिए क्या आंसर लगाएंगे, सोचो क्या लगाओगे, बी ऑप्शन। ओके, आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखो, द सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस डेंसिटी ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर इक्वल, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज नियर देयर द सरफेस आर इक्वल। कह रहा है अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हों, मतलब सिग्मा की वैल्यू इक्वल हो, अगर सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, सिग्मा होता क्या है, Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 स्क्वायर कह रहा है कि रेडियाई डिफरेंट है, इसके लिए R1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे, 4 पाई से आप 4 पाई को कैंसिल कर दोगे, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम ये रिलेशन देख लेंगे। उसके बाद क्या है,
कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 डिवाइडेड बाय E2, इन दोनों का अगर हम देखें क्या रेशियो आएगा, देखिए Q1 डिवाइडेड बाय क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर लेके जाओगे, ये पूरी की पूरी डिवाइड में है, ऊपर जाके किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो हमारी क्या बन जाएगी वैल्यू, E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या आएगी, Q1 R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर और Q2। तो अगर हम Q1 और Q2 की वैल्यू पहले देखें, हमने क्या निकाली थी, R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। तो Q1 Q2 की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई, अभी क्या आया है R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। अपनी कॉपी पे लिख के देखना, पूरा का पूरा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1। मतलब जो हमारा E1 और E2 का रेशियो आया वो भी क्या आया, वो भी क्या आया हमारा 1 आया। मतलब दोनों के दोनों क्या हुए, इक्वल। मतलब हमारा जो असर्शन है वो भी क्या है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है, कह रहा है कि सरफेस डेंसिटी इज़ इक्वल टू द यूनिट चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये भी बात ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया होती है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, क्या है, R इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, सो आंसर विल बी इक्वल टू B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, द 3 इक्वल चार्जेस are situated on a circle of a radius such that they form an equilateral triangle, then the electric field intensity at the center is 0। क्या कह रहा है कि हमारा एक सर्कल है, उसके ऊपर 3 पॉइंट हैं और इसकी रेडियस कितनी है, R है, और जो ये पॉइंट हैं तीनों ये क्या बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये जो O पॉइंट है हमारा, इस O पॉइंट से A पॉइंट के ऊपर, B पॉइंट के ऊपर और C पॉइंट के ऊपर, तीनों के ऊपर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है। और जो ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है, देखो इसका रिजल्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और O के ऊपर अगर आप देखोगे किसकी वजह से, B और C की वजह से। अगर B और C की वजह से आप O के ऊपर देखोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एंड C के जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंड अपोजिट होगा A की वजह से। जो इन दोनों की वजह से निकालोगे और जो A की वजह से निकालोगे वो इक्वल एंड अपोजिट होगा सेंटर के ऊपर। अगर इसके ऊपर से देखा, यहाँ से ऐसे देखा, तो ये इक्वल एंड अपोजिट होगा। अगर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 0। एंड सेकेंड क्या कह रहा है, द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज at the center due to 3 equal charges are represented by the 3 sides of the triangle taken in the same order, therefore the electric field intensity is at the center is 0। ये भी बात ठीक है, अभी की है हमने, और ये भी बात ठीक है, और ये इसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मतलब R is a correct explanation of A, then the answer will be A। ओके, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और असम्पशन रीजन या फिर केस स्टडी वाले चैप्टर्स में, हर चैप्टर के केस स्टडी वाले क्वेश्चन ऐसे मैं आप लोगों को कराती रहूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।